अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन के साथ मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। ऐ मौजे बला दे दो चार थपेड़े हल्के से इनको भी, जो साहिल से दूर बैठे तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। जो लोग पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में ये समझते हैं कि हवादस हालात का वो शिकार नहीं होंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। देखें, बेकल ऑफ फ्रांस की मिसाल हमारे पास मौजूद है। वहाँ के उमरा इस खुशफहमी का शिकार थे कि वो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब बेकल ऑफ फ्रांस आया तो मलका आलिया के पेट के ऊपर एक इंतहाई मोटी औरत चढ़ गई, जिसकी सैंडल उनके पेट में रह गई। तो वो तमाम लोग, ये अरबाब इख्तियार जो ये समझते हैं कि हालात का उनके ऊपर असर नहीं होगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमियों का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हालात कब, कैसे, किस तरह सही होंगे। तो उसका जवाब मैं हमेशा ये देता हूँ कि तख्लीक कभी खालिक के खिलाफ नहीं जाती है। तख्लीक कभी खालिक के खिलाफ नहीं जाती है। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है या उन शहीदों के खून का सिला है, उन लोगों की जिन्होंने हिजरत की थी, उनके इसार, उनके खलूस, उनके अखलास से अल्लाह की पसंदीदगी का एक सबूत है कि ये पाकिस्तान अभी भी चल रहा है। वरना इसे हर दौर में इसके पॉलिटिशियंस ने लूटा, खसूटा और नोचा। 1970 में पाकिस्तान दो लख्त कर दिया गया। इन्हीं चीज़ों का शिकार होकर के, इन्हीं लूट खसूट का शिकार होकर के मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अलहदगी इख्तियार की। बंगाली या बांग्लादेश मेजॉरिटी में था, उसके बावजूद उसने अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि जुल्म, जबर, रियासती तशद्दुद बर्दाश्त की सतहों को जब क्रॉस कर जाता है तो नाइंसाफी बगावत का पहला जीना होता है। बिल्कुल वही इंतशार की सी कैफियत जो हमारे से पहले वाली जनरेशन ने देखी थी, अब हमारी जनरेशन देख रही है। वो इंतशार किस तरह से? देखें, तारीखी हवादिस या तारीखी या जोग्राफिया का बुनियादी तालिब इल्म जानता है कि सिंध, हैदराबाद, जो सिंध का हिस्सा था, कराची वो कभी भी नहीं था। कभी भी कराची को सिंध का हिस्सा 1970 के जंग अखबार की मैं डेट के साथ, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि जंग अखबार में हेडिंग लगी हुई थी कि कराची को सिंध में और भावलपुर को पंजाब में शामिल कर दिया गया। 1946-45 में कराची जो है इज अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे था। उसका सबूत मैरीवेदर टावर में जो टावर बना हुआ है उसकी बेसमेंट में जाएं, एक नक्शा लगा हुआ है जिसमें कराची को जो है वो बॉम्बे का हिस्सा दिखाया गया था। तारीख के तालिब इल्म जानते हैं 1940s में, 46 में नवाब बम्बोर ने कलेक्टर के जरिए से कराची को सिंध में शामिल करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची की क्या अहमियत थी। तो मैं थोड़ी सी आपको वजाहत से बता दूं। मौलाना अब्दुल कुद्दूस बिहारी, जिन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ऊँट पे बैठा करके कहा कि इसकी महार को मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, जहाँ तक चाहें आप महाजरीन को आबाद करें। उन्होंने ये बिहार कॉलोनी, मसान रोड, लियारी, इस अतराफ में, इधर सोल्जर बाज़ार, इन अतराफ में हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन को आबाद किया गया। फिर हुकूमत ने यह कहा कि यहाँ हिंदुओं की जो एविकेटेड प्रॉपर्टी है, आप जो प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ कर आए हैं उसके बदले में ये प्रॉपर्टी ले लें। तो वो सेटलमेंट भी हो गया प्रॉपर्टीज़ का। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जो हिजरत करके आने वाले लोग थे वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से आए थे, उनके अंदर कोई इस तरह की यूनिटी नहीं थी। उन्होंने फुटपाथों पे बैठकर काम किया। उन्होंने जो सीमेंट की बोरियां थी बंदरगाह से लेके उसके ऊपर रजिस्टर और फाइलें बनाई और सेक्रेटेरिएट का निज़ाम चलाया, क्योंकि तालीम या ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिकल तालीम जो है वो लेकर के वही CSP अफसरान आए थे जो हिंदुस्तान से आए थे। यहाँ तो तालीम थी नहीं, यहाँ तो मुख्तलिफ फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मुख्तलिफ निज़ाम था। यहाँ का जो एक निज़ाम था बिल्कुल वो जंगल वाला कानून था। उन्होंने सिविलाइज किया। अच्छा, अगर आप देखें तो दो नस्लें पहले के जो लोग थे वो उर्दू स्पीकिंग का एहतराम करते थे, क्योंकि उन्होंने उर्दू स्पीकिंग की कुर्बानियों को देखा था। बहरहाल हालात इसी तरह चलते रहे और
कंसोलिडेटेड होते हुए ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है कराची और हैदराबाद तक मुकीद हो गए। 1986 में सिंध में जो सिंधी महाज था, जो जय सिंध थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद जय सिंध ने सिंध को सिंधु देश बनाने का ऐलान कर दिया। GM सैयद साहब ने अपनी सालगिरह की तकरीब में कहा कि हमें गुद्दू बैराज तोड़ना है। ट्रेन का सफ़र इंतहाई मखदूश हो गया था, इंतहाई ख़तरनाक हो गया था। गाड़ियों का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक हो गया था। पंजाब का कराची से राबता मखदूश हो गया था। तो 1985-86 में जनरल ज़ियाउल हक ने, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने 5000 कमांडो सिंध के जंगलों में एंटी डकैत ऑपरेशन के लिए भेजा। ये वो दौर था जब हाकिम अली जरदारी साहब जनरल ज़ियाउल हक को अजरक पेश करते थे। वो फुटेज भी मैं भेज दूंगा। हाकिम अली जरदारी साहब ने अजरक पहनाई जनरल ज़ियाउल हक को। ये वो दौर था। और जब ये कमांडोज ऑपरेशन के लिए गए तो इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। तो पाकिस्तान के मुख्तदर हरकों ने सिंध को 2 हिस्सों में, 2 इंतजामी ढांचों में बांटने की बातें की। और देखें, उर्दू सूबा महाज 1964 में भी चला। इससे पहले भी उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ तहरीकें चलती रही। उनको वो पजीराई नहीं मिली जो MQM को या MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को मिली। और उसके बाद कराची और हैदराबाद यूनाइट हो गए। वहाँ हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आने वालों ने अपना लिसानी यूनिट एक अलहदा डिक्लेयर कर लिया, जिसको लफ्ज़ महाजिर का। इसके बारे में बहुत सारी मजहबी तंजीमों ने, मजहबी जमातों ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन बहरहाल वो दिन और रात अरूज पाता गया और एक मजबूत तनावर दरख्त बन गया। फिर वो कौन से हालात हो गए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जरदारी सब पे भारी, एक इंतहाई ज़हीन पॉलिटिशियन जिसने सिंध की हुकूमत को तो हासिल कर लिया, सिंध में अपने निज़ाम को राइज कर दिया और कराची और हैदराबाद के लोगों को पंजाब से लड़वा दिया। रेंजर्स के ज़रिए से, पुलिस के ज़रिए से उनको उनका मसकर किया, उनके एहसास महरूमी को बहुत बढ़ा दिया और ख़ुद कराची और हैदराबाद समेत पूरे सिंध पे हुकूमत करते रहे। अब जब उन्होंने कोरोना डिजास्टर में सिंध कार्ड खेला तो वफाक को अंदाजा हुआ कि सिंध को दबोच लिया है। इन कुव्वतों ने, जो पीपल्स पार्टी, जो जेनवन पीपल्स पार्टी भी नहीं है, जो पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल धड़ा है, यानी आसिफ अली जरदारी वाला धड़ा है। और अब आप ये देखें कि सिंध में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, सिंध में जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। अगर आप जमहूरियत के अलंबरदार हैं तो सिंध के जो जेनवन लोग हैं, कराची और हैदराबाद के जो जेनवन लोग हैं, उनको आपने मेट्रोपॉलिटन सिस्टम से भी बाहर कर दिया है। यानी कितने शर्म की बात है कि पूरे मुल्क में जो निज़ाम है वो एक है और कराची और हैदराबाद में दूसरा निज़ाम है। यानी आपकी सियासी नाइंसाफियों की एक्सट्रीम यहाँ देखने में नजर आती है। अब आपने इस कोरोना डिजास्टर में देखा कि आपने एहसास प्रोग्राम से लोगों को 12,500 रुपए की रकम बांटी, कराची के लोगों को 1% को भी रकम नहीं दी। वो रकम आपने किसको दी? जो कराची के अतराफ में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पख्तून जबान बोलते हो या बावरपुर के हो या सराइकी बेल्ट के हो। आपने 10 अरब रुपए का राशन बकौल आपने बांटा। कराची के लोगों को आपने राशन नहीं दिया। आपने कराची के अतराफ में जो पैरासाइट्स हैं उनके घरों में 700, 800 राशन एक एक घर में मौजूद है। तो जो एहसास महरूमी होती है वो एहसास बगावत होती है। क्या जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने MQM के सर पे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के सर पे हाथ नहीं रखा था? क्या वो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी में उनके वो रिकॉर्ड मैसेजेस नहीं मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। तो एक दफा फिर जरदारी साहब ने जाते जाते भी सिंध कार्ड खेला और जवाब में फेडरेशन रद्द अमल देके या तो गवर्नर राज लाए या सिंध की जो कराची हैदराबाद की ओरिजिनल वाइस है उसको बहाल करें। दो ही ऑप्शन हैं इनके पास अगर इन्हें कराची और हैदराबाद समेत पूरे मुल्क में अमन चाहिए। सिंध कार्ड किस तरह खेल रहे हैं मुराद अली शाह साहब? लॉकडाउन को अब ये देखें, एक मजहबी जमात के प्रेशर में 21वें रोजे तक के लिए लॉकडाउन में नरमी कर दी गई।
और हमें इनकी ये नाबालिग ब्यूरोक्रेट है, इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एनालिसिस करने वालों की समझ में आ जाती है। इन्होंने क्या किया कि इंटीरियर से 60 साल 65 साल के 2-2.5 हज़ार अफराद को लाके कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में ठहराया हुआ है। अब 20वें रोज़े के बाद 21वें रोज़े के बाद इनको ये कोरोना टेस्ट सेंटर पे पहुंचा देंगे, जहां इनका टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे और एकदम से बहुत सख्त लॉकडाउन कर देंगे। तो ये वो नाबालिग ब्यूरोक्रेट है जिनकी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो एनालिसिस करने वालों के इल्म में आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मसाइल का हल क्या है। फेडरेशन के पास है गवर्नर राज, तो अगर गवर्नर राज भी आ जाती है, अभी आपने देखा कि रमज़ान के पहले अशरे में इन्होंने तकरीबन 700 पुलिस अफसरान को इंटीरियर से कराची में और हैदराबाद में बुला के डिपोर्ट किया। इनके ये मकासद अगर क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? अरबाब अख्तियार खसूसन पाकिस्तान की वफाक की जो क़ुव्वतें हैं, जो वफाक के अलमबरदार हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा यूँ समझ लीजिए कि नुक्ता है कि जिसको अगर ये सोचें कि इनकी हुकूमत सिंध की या पीपल्स पार्टी या जय सिंध की आपस में क्या कोशिशें हैं या इनका आपस में क्या गठजोड़ है, किस गठजोड़ के तहत ये कराची और हैदराबाद को मखदूश से मखदूशतर करना चाहते हैं। टुनाइट विद शाहीन के साथ सैयद शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अपने अजीज़ व अक़रबा का, पास पड़ोस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया।